का फट जाएगी तो। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग महादेवी वर्मा जी को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युगीन कवि हैं। तो महादेवी वर्मा के बारे में भी हमने आपको बताया था कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में महादेवी वर्मा जी का भी नाम आता है। ठीक, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 जो प्रमुख कवि हैं, इनको छायावाद का आधार स्तंभ कवि कहा जाता है। कभी कभी आपसे या बोर्ड एग्जाम में तो लगभग हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छायावाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ठीक, इस तरीके से प्रश्न वहाँ आपको मिल जाता है। एक क्वेश्चन आपसे और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आधुनिक काव्य की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक काव्य की मीरा किसे कहा जाता है? तो हम जिसको पढ़ने चल रहे हैं महादेवी वर्मा जी को, इन्हीं को आधुनिक काव्य की मीरा कहा जाता है। ठीक, और महादेवी वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय से क्या की थी, एमए में संस्कृत से एमए की, और यहीं पर प्रयाग महिला विद्यापीठ में ही इन्होंने अपना अध्यापन कार्य भी शुरू किया। ठीक, तो आज हम महादेवी वर्मा जी की एक छोटी सी रचना है हिमालय से। ठीक, इसको सांध्य गीत से लिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी को और तुलसीदास जी के बारे में, सूरदास जी के बारे में, रसखान जी के बारे में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपसे रचना पूछी जाएगी तो वहाँ आप हिमालय से नहीं लिखेंगे। जैसे वहाँ तुलसीदास जी के बारे में बताया कि वहाँ आप धनुष भंग नहीं लिखेंगे। ठीक, सूरदास जी के बारे में बताया कि वहाँ पद नहीं लिखेंगे। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, जहाँ से ये रचनाएं ली गई हैं, वो इनकी क्या है, मुख्य रचनाएं। एक तरीके से कहें तो काव्य संग्रह है। ठीक, मतलब उसमें छोटी छोटी कविताओं को संग्रहित करके रखा गया है। तो उस पुस्तक का नाम वहाँ पर दिया गया है। तो हम उन पुस्तकों को उनकी रचना मानते हैं, उन काव्य संग्रह को। तो वैसे ही यहाँ पर सांध्य गीत क्या है कि जब कभी भी पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा की रचना, तो आप वहाँ पर सांध्य गीत बताएंगे, ना कि हिमालय से। ठीक, तो आज हम महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी छोटी सी कविता है, हिमालय से, सांध्य गीत से लिया गया है। ठीक, तो देखते हैं। जो महादेवी वर्मा जी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानने वाली थी, वो यही है कि इन्हें आधुनिक काव्य की मीरा कहा जाता है और इनको यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक, ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। और ये छायावाद की क्या है, प्रमुख कवित्री हैं। ठीक, जो 4 आधार स्तंभ कवियों का नाम आता है, उसमें इनका भी नाम प्रमुख है। तो ये 3-4 बिंदु आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। ठीक, तो देखते हैं हिमालय से। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छूल श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बताश, पर रागहीन तू हिमनिधान, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। ठीक, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रसंग बदलता जाएगा। ठीक, थोड़ा सा प्रसंग बदलता जाएगा, तो उसको हमें ध्यान देना है। यहाँ तक ही देखेंगे कि हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि तू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हाथ, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिमनिधान। ठीक, यहाँ तक ही हमें क्या करना है, अभी पहला पद देखेंगे। तो इसका जो आपका संदर्भ बनेगा वो क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के हिमालय से नामक शीर्षक से लिया गया है, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित
उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से क्या है, लिया गया है। ठीक, और बाद में जोड़ना चाहे तो वहां पर इंडिकेट करने के लिए, या वहीं पर जैसे ही आपने महादेवी वर्मा का नाम लिखा तो वहीं पर आप ये क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें और उसको मोटे अक्षरों में आप लिख दीजिए, तो वो भी क्या होगा, क्योंकि आपने वहां रचनाकार का नाम आपने दे दिया। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, संदर्भ। ठीक, अब प्रसंग की बात कर लेते हैं। तो प्रसंग की बात यहाँ पर यह है कि महादेवी वर्मा ने हिमालय की जो मतलब इतने वर्षों से जो महानता है और उसकी निर्लिप्तता, मतलब ना किसी प्रकार का स्वार्थ है, ना किसी चीज में वो लिप्त रहता है, इसी के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है। ठीक, ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, हिमालय की चिर महानता और उसकी निर्लिप्तता का वर्णन किया है। निर्लिप्तता मतलब क्या होता है कि जो किसी भी चीज में लिप्त ना हो। ठीक, मतलब कहने का, जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी है ना, पर रागहीन तू हिम निधान, मतलब रागहीन क्या है, मतलब प्रेम, अनुराग, ठीक, इन सब से क्या है, बिल्कुल मुक्त है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। निर्लिप्तता का मतलब ये होता है। ठीक, तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हे चिर महान, अब यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा जी क्या कर रही हैं, हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि हे चिर महान, कह रहे हैं कि हे हिमालय, तू चिरकाल से क्या है, अपनी महानता को बनाए हुए है। ठीक, तू चिरकाल से अपनी महानता को बनाए हुए है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगहीन हास। कह रहे हैं कि यह स्वर्ण रश्मि कहने का यहाँ पर क्या मतलब है, स्वर्ण रश्मि, रश्मि मीन्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, रश्मि मीन्स क्या होता है, किरण होता है, और स्वर्ण मतलब होता है सुनहरी, मतलब सुनहरी किरणें, किसकी, मतलब प्रातःकालीन जो सूर्य की क्या है, प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें क्या करती हैं, छू श्वेत भाल, मतलब जब हिमालय के सफेद मस्तक को, भाल मीन्स क्या होता है, मस्तक, तो यहाँ पर सीधे सीधे भाव ये आप इस तरीके से लिखेंगे कि कवित्री कह रही है कि हे चिर महान हिमालय, तू क्या है, तू चिरकाल से अपनी महानता बनाए हुए है। या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, यानी कि तुम्हारे ये जो बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, यहाँ मस्तक कहने का क्या मतलब है, शिखरों की बात की जा रही है। ठीक, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर क्या है, सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी किरणों से क्या होता है, बरसा जाती रंगीन हास। ठीक, अब रंगीन हास मतलब क्या होता है, और बरसा जाती मतलब होता है बिखर जाती है, यहाँ बरसना मतलब क्या है, बिखर जाती है। रंगीन हास मतलब आकर्षक हंसी। ठीक, रंगीन हास मतलब आकर्षक हंसी। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि तुम्हारे बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे शिखरों पर सूर्य की जो प्रातःकालीन क्या है, सुनहरी किरणों से आकर्षक हंसी चारों तरफ बिखर जाती है। ठीक, फिर आगे, सेली बनता है इंद्रधनुष। अब सेली मीन्स क्या होता है, सेली मीन्स यहाँ पर होता है दुपट्टा, सेली मीन्स यहाँ पर क्या अर्थ होगा, दुपट्टे से मतलब है। ठीक, तो कवित्री यहाँ पर कह रही हैं कि जब प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें क्या होती हैं, बर्फ से ढके हुए हिमालय पर जब पड़ती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे हिमालय ने क्या कर लिया हो, सेली बनता है इंद्रधनुष, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी रंगों का दुपट्टा बांध लिया हो। ठीक, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हिमालय ने क्या किया है, इंद्रधनुषी रूपी दुपट्टा ओढ़ लिया है। ठीक, ऐसा प्रतीत होता है कब, जब प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें बर्फ से ढके हुए हिमालय पर पड़ती हैं। ठीक, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हिमालय ने क्या किया हो, इंद्रधनुषी रंग का दुपट्टा ओढ़ लिया हो। ठीक, फिर आगे, परिमल मलमल जाता बताश। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर परिमल मीन्स क्या होता है, सुगंध युक्त हवा, सुगंध मीन्स सुगंध युक्त हवा से मतलब है। ठीक, सुगंध युक्त हवा से कहने का मतलब है। बतास मतलब भी क्या होता है, वायु होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब फूलों के संपर्क में
से फूलों के संपर्क से क्या होता है, जब सुगंधित हवाएं क्या होती हैं, उसके शरीर को मलमल, ठीक, देखिए मलमल, मलमल मतलब क्या होता है, मतलब छूकर जाना, ठीक, मतलब एक मल का मतलब होगा यहाँ पर टच करना, एक मल का होगा लेपन करना, ठीक, एक मल का क्या अर्थ हो, या दोनों मलमल का कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, परिमल मीन से हवा, बतास मीन से हवा हो गया, और परिमल मीन से हो गया सुगंध युक्त, ठीक, और मलमल मतलब हो गया कि लेपन करना, ठीक। तो एक तरीके से ये देखिए, कह रहे हैं कि परिमल मलमल जाता बतास, कह रहे हैं कि जब हवाएं क्या होती हैं, सुगंधित हवाएं फूलों के संपर्क से क्या होती हैं, हिमालय की शरीर, अब हिमालय का शरीर कहने का क्या मतलब है, मतलब जो बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, जो पर्वत हैं हिमालय के, ठीक, उसमें क्या है कि जब सुगंधित वायु उसके शरीर पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसके ऊपर क्या कर रही हैं, लेपन कर रही हैं, मतलब उस पर लेप लगा रही हैं, किसका लेपन कर रही हैं, कवित्री ने यहाँ पर चंदन की बात की है, ठीक, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चंदन का लेपन कर जाती है, कौन, सुगंधित वायु, ठीक, मलमल जाता बतास, ठीक, कह रहे हैं कि फूलों के संपर्क से जो सुगंधित वायु है उसके शरीर पर पड़ती है या उसके शरीर को छूती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे क्या है, मानो चंद्रमा का लेप कर जाती है, कौन, सुगंधित वायु। कहने का मतलब यह है कि जब सुगंधित वायु हिमालय से टकराती है तो चारों तरफ क्या होती है, सुगंध फैल जाती है, ठीक। तो कवित्री को यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो सुगंधित हवा हिमालय को क्या करे, हिमालय के शरीर को चंदन से लेपन करती है, ठीक, ऐसा कवित्री को प्रतीत हो रहा है। फिर आगे, पर रागहीन तू हिमनिधान, ठीक, कवित्री कह रही हैं कि परंतु ये जो हिमालय हिमनिधान, ठीक, मतलब बर्फ का जो स्वामी है अर्थात हिमालय, कह रहे हैं कि जो ये हिमालय है इसके ऊपर क्या है, इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब क्या है, यह बिल्कुल मतलब इसकी अनुरागहीन है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है, किसी प्रकार की कोई निर्लिप्तता नहीं है, ठीक। वही कह रहे हैं कि पर रागहीन तू हिमनिधान, कवित्री कह रहे हैं परंतु हिमालय क्या है, इन सब चीजों से बिल्कुल निर्लिप्त है, कहने का मतलब है इन सब चीजों का इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इसका इन सब चीजों से इसका कोई अनुराग नहीं है, इन सब चीजों से इसका कोई लगाव या प्रेम नहीं है, ठीक। तो यहां पर क्या है, खड़ी बोली है, चित्रात्मक शैली और भावात्मक शैली दो हैं, ठीक, क्योंकि आप देखिए काव्य पंक्तियां पढ़ते रहे तो अगर ध्यान से पढ़ें तो वो हिमालय का चित्र आपके सामने, आपकी आंखों के सामने बनता जाता है, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें तो, ठीक। तो वो क्या है, चित्रात्मक शैली और भावात्मक शैली है, और क्या होगा, और शांत रस है, और माधुर्य गुण होगा, मानवीकरण और रूपक अलंकार, ठीक, मानवीकरण और रूपक अलंकार भी होगा। अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आया होगा, ठीक, जिसको ना समझ में आएगा वीडियो को एक बार और रिपीट कर लेगा, ठीक, लेकिन बार बार उसको पूरी तरीके से जो मूल भाव है उसको अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिएगा। जब मूल भाव दिमाग में बैठ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सीधे भाव को आप मूल भाव की तरफ ही ले जाकर आप लिखेंगे, ठीक, नहीं तो क्या करेंगे, वहां पर फिर जो लाइन बाई लाइन पंक्तियां हैं, जो पंक्तियां हैं इसको आप वैसे ही अर्थ लिखकर इधर उधर चले आएंगे, ठीक। तो मूल भाव को जानना और उसको समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलसित भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार, बाह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कवित्री ने हिमालय की कोमलता और कठोरता का वर्णन किया है, मतलब हिमालय का हृदय किस तरीके से कोमल और किस तरीके से कठोर है, इसके बारे में यहाँ पर कवित्री ने वर्णन किया है। जैसे
लिखा है कि नभ में गर्वित झुकता ना शीस। कवित्री कह रही है कि हे हिमालय, मतलब गर्वित मतलब स्वाभिमान से जो क्या है, नभ में गर्वित मतलब स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला जो तेरा क्या है, शीश मतलब मस्तक है, वो कभी झुकता नहीं है। ठीक, नभ में गर्वित झुकता ना शीश। कवित्री कह रही है कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार। कवित्री कह रही है फिर भी जो तेरा हृदय है, ठीक, जो तेरा हृदय है, कह रहे कि वह इतना उदार है, ठीक, कह रहे कि इतना उदार है कि क्या है, अंक लिए है दीन छार। अंक मतलब क्या होगा, अंक मतलब होता है गोद। अंक मीन्स यहाँ पर क्या होगा, गोद, मतलब ऐसा प्रतीत होता है। और दीन छार, छार मीन्स धूल कण, ठीक, और दीन मतलब यहाँ तुच्छ। तो कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि तूने क्या किया है, तुच्छ धूल तक को भी अपने में धारण किए रहता है। ठीक, कह रहे हैं कि पर अंक लिए है दीन छार। कवित्री यहाँ पर कह रही है कि फिर भी जो तेरा हृदय है इतना उदार है, ठीक, इतना उदार है कि तूने क्या किया है कि तू तुच्छ धूलों को भी अपने आप में समाहित किया है, अपने में धारण किया है। ठीक, फिर से देखिए, कह रहे हैं कि नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार। कवित्री यहाँ पर कह रहे हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से क्या है, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला जो तेरा मस्तक है यह कभी झुकता नहीं है। कह रहे हैं कि फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तूने क्या किया है, तुच्छ धूलों को भी अपने में धारण किया है, अपने में समाहित किया है। ठीक, फिर मन गल जाता नत विश्व देख। ठीक, कह रहे हैं कि नत विश्व देख मतलब नत मतलब क्या होता है, नतमस्तक होना, और कैसे विश्व देख मतलब विश्व को देखकर। कह रहे हैं कि संसार को मतलब संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर, ठीक, संसार को क्या है, अपने चरणों में झुका हुआ देखकर मन गल जाता मतलब तेरा हृदय क्या होता है, द्रवित हो जाता है, और वो द्रवित होकर क्या होता है, नदियों के रूप में प्रवाहित हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कवित्री ने कितना गूढ़ भाव लिया है कि जो हिमालय पर बर्फ पिघलती है, ठीक, जो हिमालय पर बर्फ पिघलती है उसको कवित्री ने यहाँ पर हिमालय का क्या बोला है, हिमालय के हृदय को पिघलना बोला है। ठीक, और कैसा, अब हिमालय क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि उसके नीचे ही पूरा विश्व है। ठीक, उसके नीचे ही पूरा विश्व है। तो यहाँ पर वही कवित्री ने कहा है कि संसार को अपने चरणों में झुका देखकर जो तेरा कोमल हृदय है यह द्रवित होकर नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक, फिर क्या है, तन सह लेता है पुलिस भार। ठीक, कह रहे हैं कि कवित्री कह रही है कि हे हिमालय, फिर भी क्या है, तू अपने शरीर पर कुलिस भार मतलब होता है कि वज्र के समान जो आघात लगता है, जो चोट लगता है, तू उसको भी सह लेता है, और मतलब तुम्हारा शरीर उसको भी सहन कर लेता है, और फिर भी कभी विचलित नहीं होते, मतलब तुम कभी विचलित नहीं होते। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कवित्री कह रही है कि इस प्रकार तुम्हारा हृदय कितना कोमल है और शरीर कितना कठोर है। ठीक, कहने का मतलब कि चाहे जितने भी आंधी तूफान, ठीक, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आए, हिमालय निश्चल बिना विचलित हुए वहां पर खड़ा रहता है और उसको वो पूरी तरीके से सह लेता है। और जो वहां पर हिमालय पर बर्फ पिघलने की प्रक्रिया है उसको कवित्री ने क्या कहा, हिमालय का हृदय द्रवित होना, मतलब उसका मन द्रवित होना, इसकी संज्ञा दी है। तो इसीलिए कवित्री ने कहा कि जब हिमालय संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है, और वो द्रवित होकर नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक, और हिमालय का शरीर, कवित्री कह रही कि हे हिमालय, तुम्हारा शरीर इतना कठोर है, इतना कठोर मतलब पुलिस भार मतलब वज्र के समान, ठीक, मतलब वज्र के समान जो आघात है उसको भी तुम्हारा शरीर क्या होता है, सह लेता है। ठीक, तो कवित्री कह रही है कि इस प्रकार से तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शरीर कितना कठोर है। ठीक,
तो यहाँ पर क्या है कि रूपक अलंकार नहीं होगा, केवल मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार ही होगा, बाकी पूरा का पूरा काव्य सौंदर्य आपका पीछे का ही रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार। अच्छा, इसी में आगे था, कंप्लीट कर लेते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार। कवित्री कह रही है, अगर यहाँ पर आप अलग से अगर प्रसंग बनाकर भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, और वो भी कहाँ से, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। यहाँ से ये आपकी जो 5 पंक्तियां हैं, ठीक, हो सकता है कि टूटी है तेरी कब समाधि, यहाँ से भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये भी चैप्टर आपके लिए मैं कह सकता हूं कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ से चाहेंगे तो एक प्रसंग आप यहाँ से और बना सकते हैं कि कवित्री ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी की तरह वर्णित किया है। मतलब जिस तरीके से कोई योगी समाधि ले लेता है, उस तरीके से यहाँ पर कवित्री ने हिमालय को वर्णित किया है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार, बाह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। अब कवित्री यहाँ पर कह रही है कि टूटी है तेरी कब समाधि, कवित्री कह रही है मतलब हिमालय को एक क्या कर रही है, समाधिस्थ योगी के रूप में वर्णन कर रही है। ठीक, तो उसको एक समाधि योगी के रूप में देखकर कवित्री कह रही है कि टूटी है, देखिए नीचे वाले लाइन से अर्थ ले लेंगे, ऊपर का तो ज्यादा सही रहेगा। झंझा लौटे सतहार हार, कवित्री कह रही है कि झंझा मतलब क्या होता है, आंधी तूफान, ठीक, तेज हवाएं, चक्रवात, कुछ भी कह लीजिए। तो झंझा लौटे सतहार, सत मतलब होता है सैकड़ों, तो कह रहे हैं कि सैकड़ों आंधी तूफान क्या है, तुझसे टकराते हैं। कवित्री कह रही है कि सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं, और हार हार मतलब लौटे हार हार मतलब हार मानकर लौट जाते हैं, हार मानकर लौट जाते हैं। और टूटी है तेरी कब समाधि, तो कवित्री कह रही है कि इतना सब होने पर भी हिमालय क्या होता है, अविचल भाव से खड़ा है, और उसकी कभी मतलब अविचल भाव से वह अपने समाधि में क्या होता है, लीन रहता है। ठीक, उसकी समाधि टूटती नहीं है। ठीक, फिर से देखते हैं, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार। कवित्री यहाँ पर हिमालय को एक समाधिस्थ मतलब समाधि में लीन योगी, समाधि में लीन योगी की तरह हिमालय को देखकर कवित्री कहती है कि सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं, और टकराकर क्या होते हैं, लौट जाते हैं। ठीक, वापस लौट जाते हैं, फिर भी तू क्या है, अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। मतलब अपने मतलब इतना दृढ़ है कि वह कभी इन सब चीजों से विचलित नहीं होता। फिर आगे, बाहचला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। ठीक, अब यहाँ पर दिया है कि सुनकर जलते कण की पुकार। ठीक, यहाँ से अर्थ लेंगे तो कवित्री कह रही है कि इतनी बड़ी सहन शक्ति होते हुए भी, मतलब हिमालय के अंदर इतनी बड़ी सहन शक्ति है, फिर भी क्या होता है, सुनकर जलते कण की पुकार करेंगे, फिर भी जो तुच्छ धूल की करुण पुकार होती है, तुच्छ धूल की जो करुण पुकार होती है, उसको सुनकर क्या होता है, बाचला दृगों से किंतु नीर करेंगे, फिर भी क्या होता है, इसको सुनकर हिमालय की आंखों से दृगों मतलब नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि बाचला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। कवित्री यहाँ पर कह रही है, मतलब यहाँ पर भी हिमालय की उदारता को ही कवित्री दिखा रही है इन पंक्तियों में, कि इतनी बड़ी सहन शक्ति होते हुए भी हिमालय क्या करता है, तुच्छ धूल के कणों की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से क्या होता है, करुणा के आंसू बहने लगते हैं। फिर सुख से विरक्त दुख में समान, कवित्री कह रही है कि हिमालय में क्या है, सुख भोग की आसक्ति नहीं है, मतलब वह सुख भोग के लिए नहीं है। ठीक, लेकिन क्या होता है, दुख में समान, लेकिन वह क्या होता है, सुख और दुख में एक समान रहता है। कहने का मतलब यह है
कि हिमालय केवल सुखों का भोग ही नहीं करता, बल्कि यह सुख और दुख में एक समान ही बना रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये पंक्तियां आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में विहान। ठीक, अब देखिए यहां पर कवित्री क्या कर रही है कि अपने जीवन को, अपने जीवन प्रसंग में बता रहा हूं, ठीक, कवित्री अपने जीवन को हिमालय के जैसे ढालना चाहती है। कहने का मतलब कि हिमालय में जितने गुण हैं, जैसे उसका शरीर ऊपर से क्या है, बिल्कुल कठोर है, और लेकिन हृदय क्या है, बिल्कुल कोमल है, और सुख दुख में एक समान रहता है, और चाहे जितनी भी विपत्तियां आए वह उनसे विचलित नहीं होता है। तो इन्हीं सभी गुणों को लेकर कवित्री क्या करना चाहती है, हिमालय मतलब अपने जीवन को हिमालय के जैसे ढालना चाहती है। ठीक, ये यहाँ का प्रसंग होगा। अब कैसे, कवित्री कह रही है कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। यहाँ पर कवित्री कौन, महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि मतलब अपने जीवन को हिमालय की छाया से मिला देना चाहती हैं। कह रहे हैं कि तेरी छाया से हो मिला, मतलब कह रहे हैं कि हिमालय के अंदर जो गुण हैं उससे कवित्री अपने जीवन को मिला देना चाहती है। मेरे जीवन का आज मुख मतलब इनके जीवन की जो कठिनाई, जो जीवन में कमियां हैं, ठीक, उसको दूर करने के लिए कवित्री क्या करना चाहती है कि हिमालय की छाया से उसको मिला देना चाहती है। ठीक, कवित्री कह रही है कि अपने जीवन मतलब कवित्री महादेवी वर्मा अपने जीवन को हिमालय की छाया से मिला देना चाहती हैं। तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप। अब यहां पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि तन तेरी साधकता छूले, कह रहे कि मेरा शरीर हिमालय की तरह क्या हो जाए, मतलब हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। मतलब जिस तरीके से हिमालय क्या करता है कि चाहे जितने आंधी तूफान सब कुछ आए लेकिन उसकी समाधि कभी नहीं टूटती है। ठीक, तो उसी तरीके से उसी साधना में वह लीन रहना चाहती है। कौन, कवित्री। वही कहने तन तेरी साधकता छूले, तन मतलब मेरा जो शरीर है यह हिमालय की तरह कठोर होकर उस साधना शक्ति से क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। तन तेरी साधकता छूले, कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। और मन ले करुणा की थाह नाप, और हृदय में जो हिमालय जैसी करुणा का क्या है, जैसे हिमालय की जैसे करुणा का सागर भरा है, मतलब वह दूसरे की करुणा और दुख दर्द को दुखों को पहचान जाता है, उसकी गहराई को माप लेता है। तो उसी तरीके से मेरा हृदय भी क्या हो जाए, हिमालय की जैसे करुणा का सागर बन जाए। ठीक, वही कह रहे हैं कि मन ले करुणा की थाह नाप। कवित्री कह रही हैं कि हृदय में हिमालय जैसी जो करुणा का सागर भर जाए, मतलब हमारे हृदय में हिमालय के जैसे करुणा का सागर भर जाए। उर में पावस दृग में विहान, कह रहे हैं कि हृदय में क्या हो, उर में पावस दृग में विहान। उर में पावस, उर मतलब हृदय, पावस मीन्स क्या होता है, बरसात। तो कहने का मतलब है कि हृदय में करुणा की बरसात के कारण क्या है, दृग में विहान, मतलब दृग में विहान। और आंखों में क्या हो जाए, आंखों में विहान मतलब क्या होता है कि ज्योति, प्रकाश, उजाला। ठीक, सुबह भी होता है। तो यहाँ पर कवित्री कह रहे दृग में विहान, कह रहे हैं कि आंखों में ज्ञान की ज्योति उत्पन्न हो जाए। ठीक, कह रहे हैं कि उर में पावस दृग में विहान। कवित्री कह रही है कि हृदय में करुणा की बरसात के कारण मतलब क्या हो जाए कि जो जीवन में समरसता है, जो सरसता है, जो प्रसन्नता है वो उत्पन्न हो जाए, और दृग में विहान, और आंखों में ज्ञान की ज्योति उत्पन्न हो जाए, या ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाए। तो इस तरीके से मैं क्या करना चाहती हूँ, हिमालय से अपने जीवन को मिला देना चाहती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा सब कुछ वही है, यहाँ पर केवल चित्रात्मक शैली हटाकर यहाँ भावात्मक शैली कर देंगे। ठीक,
यहाँ पर चित्रात्मक शैली ना होकर भावात्मक शैली होगी। ठीक, तो आज इतना ही। ये हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, ये मतलब महादेवी वर्मा का चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, कह नहीं सकते, एग्जाम में यहाँ से भी आ सकता है। देखिए एग्जाम में देना तो उसको 2 ही है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए ये कहना मुश्किल है। ठीक, अभी विद्यालय के टीचर्स के द्वारा बनाया जाए तो वो क्या होगा, वो तो आपको पता रहेगा कि यहाँ जोड़ देकर ज़्यादा पढ़ाया गया है, तो निश्चित तौर पर यहीं कहीं से आ सकता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा संभव नहीं है, वो तो कहीं से भी दे सकता है। ठीक, वो लास्ट चैप्टर का भी दे सकता है, तो इसलिए पढ़ना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वर्षा सुंदरी के प्रति इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए।